हेलो स्टूडेंट, आज मैं गोल अचीवर की तरफ से लेकर आई हूँ पार्ट 14। आज हमारे पार्ट 14 में है कि प्रतिस्पर्धा क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है और सहयोग। तो मैं ये समझाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बीएड के सारे क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ और मैं वीडियो बना के अपलोड करती रहती हूँ। ये हमारी फर्स्ट बुक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। कॉमन बुक है ये, और आगे मैं सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाती रहूँगी। 2 सब्जेक्ट हैं, मैं बता दूँगी कौन से हैं। और बाकी जो हमारी बुक है बीएड में, मैं बता दूँ कि हमारे टोटल 5 बुक्स होती हैं। 3 कॉमन होती हैं, 2 आपके सब्जेक्ट वाइज होते हैं। तो उसके लिए तो मैं अभी फर्स्ट बुक की वीडियो बना रही हूँ और बाकी मैंने वीडियोस डाल दी हैं। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, आप तक पहुँचते रहें और आपको सारे क्वेश्चंस की नॉलेज होती रहे। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ सही है, मेरे स्टडी स्किल समझ में आते हैं, तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा है कि प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व और सहयोग, 3 टॉपिक पर मैं आज आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें क्या हैं, और अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरीके से इसे लिखेंगे। तो पहले बताती हूँ प्रतिस्पर्धा क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा क्या होता है? ये ऐसी क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, बालक के समाज के आसपास जो भी कंपटीशन चल रहा होता है, इसके आधार आत्म अभिव्यक्ति यानी सेल्फ असर्शन होती है। इसमें जो इंसान होता है वो खुद को अपने तरीके से काम करना या अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे उसमें उसकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, विचार होते हैं, उसकी चिंताएं भी होती हैं जो दूसरों के सम्मुख व्यक्त करता है। इसमें कैसे करते हैं, तो पहला हम पॉइंट बता देते हैं आपके लिए कि बच्चों में जो होता है कि प्रतिस्पर्धा की भावना ज़्यादा ही होती है, और ये जन्म से ही होती है, 3 वर्ष के बाद होता है। ये जो होती है प्रतिस्पर्धा बालक के आत्मसम्मान के लिए होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर आता है हमारा प्रतिस्पर्धा की भावना से ही बच्चों में कई तरह की प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे क्या होता है कि खेलने, दौड़ने, लिखने, कपड़ा पहनने आदि की प्रेरणाएं उनमें जागृत होती हैं। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट। फिर आता है कि हमारा प्रतिस्पर्धा से बच्चों में ईर्ष्या उत्पन्न होता है, एटीट्यूड, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनमें आगे बढ़ने के, काम करने की इच्छाएं होती हैं और गट्स भी पैदा होते हैं, जिसके तौर तरीके सीख के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। फिर आता है कि इसके सकारात्मक प्रभाव कौन से देखने को मिलते हैं कि आत्मसम्मान की प्राप्ति के लिए साथ साथ बालक के सामाजिक कुछ ऐसी गति मिलती है जो सामाजिक रूप से बालक में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, उसकी लाइफ में बहुत तेज़ी से होने लगती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें कई नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं, कई नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जिसमें बार बार की असफलता के कारण बालक जो होता है सामाजिक विकास का शिकार होने लगता है। फिर क्या होता है, एक दिन वो अपने व्यवहारों के विकसित होने की पूरी संभावनाएं उसे दिखने लगती हैं, जिसके कारण जो बच्चे होते हैं अपने कार्य करते रहते हैं, उनके पीछे बालक में आत्मसम्मान की भावनाएँ भी छुपी होती हैं, जिससे बालक उस कार्य को करने के लिए अपने आत्मसम्मान की इच्छा रखते हैं और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए वो और आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी प्रतिस्पर्धाओं का सहारा लेते रहते हैं। कई बार क्या होता है, घर पर बच्चे अपनी हर एक चीज़ की तुलना जो होती है अपने भाई बहनों से करने लगते हैं, उनकी चीज़ों से करने लगते हैं। खिलौने हो गए, उनके कोई भी चीज़ हो गई, अपने भाई बहन के चीज़ों से या खिलौने से वो कंपेयर करने लगते हैं। तो हो गई प्रतिस्पर्धा। और इसमें सहयोग क्या होता है? सहयोग में क्या होता है, इसमें कोऑपरेशन होता है। पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, दुर्बल स्वरूप का सहयोग, यानी खुद का लाभ सोचने के लिए मौजूद होते हैं। उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने संबंधों के लिए कोई ना कोई एम बना के रखते हैं और उसी आधार पर अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण उनके प्रोसेस में जो भी सहभागिता होती है उससे उनको लाभ मिलता रहता है और वो जितने भी वांछनीय लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रयास करते रहते हैं। और जिससे आगे चल के उनके कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, जिसके बारे में मैं बताती हूँ, जो उनकी लाइफ में आगे आने वाले समय में देखने को मिलता है। तो पहला क्या होता है कि सहयोग
एक सहयोग होता है जो सामाजिक तौर पर उनको प्राप्त होता है। सहयोग में 2 तरह के होते हैं, एक अधिक व्यक्ति या समूह में रहने वाला। फिर वे कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक साथ रहकर एक जैसे ही डिस्कस करते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो कार्य करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सहयोग करने के लिए व्यक्ति या समूह अधिकतर लक्ष्य की प्राप्ति तक ही प्रयास करते रहते हैं। और फिर आता है कि हमारा व्यक्तियों और समूहों के माध्यम में सहयोग के दौरान जो भी संबंध अच्छे या मधुर होते हैं, हम उनकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। या फिर कुछ होते हैं हमारे निश्चित संबंध होते हैं जिसमें हम उतने में ही सीमित रह जाते हैं, वहीं तक सीमित रह जाते हैं, यानी हमारे चुने हुए रिलेशंस। फिर होता है कि सामाजिक जीवन को जन्म कुछ ऐसे सहयोग होते हैं जो हमारे समाज हमारे कुछ ऐसे चुनाव करता है जिससे ही हमारा जीवन जो होता है उसी के सहयोग से आगे बढ़ने लगता है। या फिर सहयोग के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो उस संतोष या संतुष्टि की प्राप्ति उन्हें हो जाती है कि हाँ वो अब उस लायक है, उनको इतना ही तक ही बढ़ना चाहिए, उनके लाइफ में जो भी एम है वो यहीं तक कंप्लीट है और वो इसी में लगे रहेंगे। सहयोग के परिणाम स्वरूप कई सारी परेशानियाँ आती हैं जो देखी जाती हैं हर इंसान के लाइफ में। फिर आता है कि इसके प्रकार क्या होते हैं। प्रकार इसमें हैं हमारे तीन प्रकार हैं, जिसमें ग्रीन का वर्गीकरण किया गया है, मैकाइवर व पेज का वर्गीकरण है, ऑकबर्न का वर्गीकरण है। तो ये 3 हैं ये विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने वर्णन किए हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहली है कि प्राथमिक सहयोग, द्वितीय सहयोग, तृतीय सहयोग, यानी प्राइमरी कोऑपरेशन, सेकेंडरी कोऑपरेशन और टर्टियरी कोऑपरेशन। इसमें होता है कि प्राथमिक सहयोग होते हैं जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति होते हैं जिनके समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, वो अपना डिसीज़न लेते हैं, अपने पॉइंट्स बनाते हैं, अपने पॉइंट्स को तैयार करते हैं, अपने तरीके से रखते हैं हर एक बात को लोगों के सामने और उस पर बहुत बहुत गहराई तक सोचते हैं, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो या उनके किसी भी लाइफ से रिलेटेड हो। वो बहुत ही उस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होना चाहते, इसलिए वो अपने ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं। और दूसरा है कि द्वितीय गौण सहयोग। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं जिसमें समूह जो होता है उनका समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। इससे क्या होता है, उनके अपने स्वार्थ होते हैं, कुछ स्वार्थों के कारण होते हैं। जैसे कोई कर्मचारी अपने अफसर से सहयोग ले रहा है, अपने स्वार्थ के लिए ले रहा है, जैसे सैलरी के लिए या फिर किसी अच्छी पोस्ट के लिए। तो ये हो गया हमारा कि सेकेंडरी कोऑपरेशन इस चीज़ के लिए होता है। फिर है हमारा तृतीय सहयोग, टर्टियरी कोऑपरेशन। जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं या फिर समूह होता है उनका एक दूसरे के साथ मिलकर। ये ज़्यादा लोग नहीं होते, इसमें समाज की जो भी बदली हुई परिस्थितियाँ होती हैं उसी के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि देखा जाए कि हमारा युद्ध के दौरान विभिन्न राजनीतिक द्वारा जो सरकार होती हैं उनको सहयोग देना होता है इस दौरान, तो इसमें सिर्फ राजनीतिक लोग ही सहयोग देते हैं। फिर आता है हमारा मैकाइवर व पेज का वर्गीकरण कैसे होता है। तो इसमें भी 2 पॉइंट्स है कि प्रत्यक्ष सहयोग होता है, एक अप्रत्यक्ष। अब आप कहेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम बता देते हैं। प्रत्यक्ष सहयोग में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जिसमें एक जनसमूह के लोग जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि कोई भी टीम हो गई, उसका जो सदस्य होता है अपनी प्रतिद्वंदी टीम को हराने के लिए फुल कोशिश करता है, जो भी उससे बन पड़ता है वो करता है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष रूप से। फिर आता है हमारा अप्रत्यक्ष सहयोग, जिसमें क्या होता है जो 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, इसमें एक ग्रुप बन जाता है उनका, जो लोग अलग अलग कार्य करते हुए एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, फैक्ट्री में सारे कर्मचारी जो होते हैं अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं।
तो ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष सहयोग। उनमें एक दूसरे का सहयोग नहीं मिलता तो फैक्ट्री का उत्पादन क्या होता है, संभव ही नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि बाकी के वर्क जो है वो कंप्लीट हो पाए। फिर आता है हमारा अग्रवन का वर्गीकरण। अग्रवन का वर्गीकरण कैसे हुआ था, इसमें सामान्य श्रम है, कॉमन लेबर होते हैं, विभिन्न श्रमों का एकीकरण होता है यानी इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट लेबर्स होते हैं। दो तरह के होते हैं, C1 एंड C2। तो इसमें सामान्य श्रम जो होता है इसमें सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, चाहे वो ग्रुप हो या अकेले हो। और मित्रवत श्रम जो होता है उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति की हेल्प करता है और उसको खुशी मिलती है इन सब चीज़ों को करने से। फिर वो जो भी श्रम या सहयोग करता है उसको नाम दिया जाता है, जैसे कि प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों को एक दूसरे की सहायता करने से और बच्चों को इसका उदाहरण बताया जाता है। तो इस तरह का हो गया मित्रवत सहयोग। फिर आता है हमारा पूरक श्रम या सहयोग। क्या होता है पूरक श्रम या वो सहयोग जो दूसरे व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी कार्य आसानी से संपन्न नहीं किया जा सकता। उस सहयोग में एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति को सहयोग देता है, उसके कार्य को आसान कर देता है तथा ऐसे सहयोग को पूरक श्रम सहयोग कहा जाता है, जिससे इंग्लिश में आप सप्लीमेंट्री लेबर और कॉरपोरेशन का नाम देते हैं। इसके कुछ कारक भी हैं। कारक में क्या है, कॉजेज़ हैं। पहला है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। फिर है हमारा पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी, जिसमें क्या होता है कि अपनी भावनाओं को रखना होता है। और यदि मान लो कोई इंसान है वो दूसरे व्यक्ति की सहायता या सहयोग करता है तो सहायता करने वाले व्यक्ति का बदले में आपको भी हेल्प करना होगा, जिससे लेना देना, गिव एंड टेक। फिर आता है हमारा स्वार्थ की पूर्ति। स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी बहुत लोग काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने ही व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य बन गया। आज के टाइम में आपने हर जगह देखा होगा कि लाइक अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। समाज के सदस्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी होते जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्तियों को गलत तरीके का अनुकरण भी करना पड़ता है, गलत तरीके से काम भी करना पड़ता है। व्यक्ति गलत तरीक़ों से धन कमा कर अपनी लाइफ जी रहा है। फिर आता है हमारा समूह का आकार कैसा होता है। समूह के आकार में जैसे जैसे समूह जो बड़ा होता जाता है उसका जो स्वरूप होता है वो भी बड़ा होता चला जाता है। समूह के अधिकार जो होते हैं, सहयोग होते हैं, नेगेटिव कोरिलेशंस में उसमें उत्पन्न होने लगते हैं। नेगेटिविटी देखने को मिलती है काफ़ी हद तक। फिर आता है व्यक्तिगत उन्मुखता, पर्सनल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो शोध कार्य होते हैं, इनसे स्पष्ट हुआ है कि जो व्यक्ति का स्वभाव है, नेचर, वो उन्मुखी होता है। वे अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक सहयोग करना पसंद करते हैं। दूसरों की अपेक्षा वो खुद ज़्यादा सहयोग करना पसंद करते हैं। फिर आता है जेंडर। जो नाइट और ड्यूब्रो हैं, उन्होंने अपने शोध में बताया है कि पुरुष की अपेक्षा जो औरतें होती हैं, औरतों में सहयोग की भावना ज़्यादा होती है और वे अपना सहयोग पूरा देती हैं। फिर आता है हमारा पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि पहले का अनुभव। भूतकाल में जब पहले के टाइम में देखा जाता है कि परिणाम प्राप्त करने पर वर्तमान में आवश्यकता पड़ने पर सहयोग वाला व्यवहार जो होता है प्रदर्शित करता है। तो अगर यही भूतकाल में अनुभव कड़वे रहे हों तो वर्तमान में सहयोग लेने या देने से कतराते हैं बहुत से लोग। फिर आता है अबनॉर्मलिटी। इसमें क्या होता है, जो सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने वाले लोग होते हैं वो अपना हाथ खींच लेते हैं। कई बार तो वे सहयोग करना, हेल्प करना ही छोड़ देते हैं। और है उसके बाद उन्नति और सफलता, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। इसमें हर इंसान अपने क्षेत्र में उन्नति और सफलता की इच्छा रखता है। फिर आता है हमारा सामाजिक दबाव। इसमें क्या होता है, परिस्थितियों में सामाजिक दबाव के कारण सहयोग जो होता है करना ही पड़ता है जैसे तैसे। व्यक्ति में सहयोग करने की कोई तकनीक भी इच्छा ना हो तभी भी। फिर आता है हमारा कल्चर। इसमें कई शोधकार्यों ने संस्कृति और सहयोग के बीच में संबंध को स्पष्ट बताते हुए बताया है कि जो हमारी संस्कृति है वो हमें प्रोत्साहित करती है कि हमें दूसरों की हेल्प करते रहना चाहिए। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है ये
ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। इसमें सहयोग के लिए जो संचार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ये ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगा, या फिर उतना ही हमारी लाइफ साइकिल को बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि संप्रेषण जितना कम होता जाएगा, सहयोगात्मक व्यवहार भी उतना ही कम होता जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट के अनुसार हम पाया गया है कि जो संचार सहित समूह होते हैं, उसमें संचार सहित समूहों की अपेक्षा जो सहयोगात्मक प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो संचार रहित समूहों की अपेक्षा सहयोगात्मक प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। फिर आती हैं धमकियाँ यानी थ्रेट्स। कई बार धमकियों की भूमिका भी सहयोग प्रक्रम में महत्वपूर्ण होती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। धमकियों पर बल व्यक्ति सहयोग के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं। धमकी देकर सहयोग प्राप्ति की आशा करना गलत होता है। देखा जाए कि अगर कुछ पक्ष जो होते हैं वो धमकी देते हैं और एक दूसरे को सहयोग देने लगते हैं, तो धीरे धीरे इन सहयोग वास्तविकताओं की शक्ल ले लेता है और सामान्यतः ये वास्तविकता सहयोग के रूप में नहीं ले पाता। फिर आता है कि फैमिलियरिटी में कुछ अंश ऐसे होते हैं जो सबको प्रभावित करते हैं। जैसे कि अजनबी व्यक्ति की अपेक्षा जो परिचित व्यक्ति होता है वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, लेकिन जो नोन के बंदे होते हैं उतना हेल्प नहीं करते हैं। फिर आता है हमारा पुरस्कार, रिवॉर्ड्स में क्या होता है, अगर आपने कोई काम किया है तो उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये समझाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूँगी, नो प्रॉब्लम। मान लो कोई इंसान है, वो किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति को सहयोग करता है, हेल्प करता है, और हेल्प करने वाले किसी न किसी रूप में पुरस्कार की प्राप्ति होती है उन्हें। चाहे वो पुरस्कार उनका कई बार अधिक प्रभावित होता है। सहयोग के लिए जो पुरस्कार होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर होता है। जैसे कि शायद इतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन विशेष जो मेन पुरस्कार होते हैं वो ज़्यादा कीमती होते हैं। सामाजिक शक्ति यानी सोशल पावर क्या होती है, इसमें जो शक्तिशाली माने जाने वाले व्यक्ति होते हैं उनके सामाजिक रूप में दुर्बल व्यक्तियों का व्यवहार अधिक सहयोगात्मक देखा जाता है। कई बार सामाजिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में दुर्बल सामाजिक शक्ति वाला व्यवहार भी देखने को मिलता है, जिसमें दुर्बल व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी दुर्बलता का प्रयोग करते हुए ऐसे सामाजिक रूप से दुर्बल व्यक्ति असहयोग व्यवहार करने लगते हैं जो उसके लायक नहीं होते। फिर आता हमारा अन्य व्यक्तियों का व्यवहार, अदर बिहेवियर क्या होता है, जिसमें अदर बिहेवियर्स में क्या होता है कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अब द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व में क्या होता है कि इसमें तनाव होते हैं। शब्द का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, दोनों शब्दों का एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। टेंशन जैसे पहले पैदा होती हैं, फिर इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। तनाव एक चिंता की अवस्था ले लेती है, जिसमें द्वंद्व एक प्रकार की आक्रामकता यानी अग्रेशन की स्थिति उत्पन्न करने लगता है। इसमें शाब्दिक और शारीरिक दोनों स्वरूपों में संभव होता है, दोनों एक्शन करते हैं। फिर उसके बाद जब व्यक्ति के दो समूह खुलेआम एक दूसरे को गाली देते हुए ये शारीरिक रूप से दिखाई देते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट का नाम उसे दिया जाता है। द्वंद्व में क्या होता है, कुंठा पैदा होती है। द्वंद्व के दौरान व्यक्ति कभी तो एक प्रेरणा से जुड़े प्रत्युत्तर को चुनता है, या तो कभी दूसरे प्रेरणा से संबंधित प्रत्युत्तर को चुनता है। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रत्युत्तर को नहीं चुनता। चेतना व चेतना दोनों ही स्तर पर संभव होती है। उसके बाद आता है कि हमारे इसके संबंध क्या होते हैं, द्वंद्व और प्रतियोगिता और या प्रतिस्पर्धा में क्या रिलेशन होता है। इसमें एक दूसरे के सामने आते हैं जब उनकी रुचियों में द्वंद्व पैदा होता है, तो इस प्रकार को ही द्वंद्व कहा जाता है, जिसमें कई तरह के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। और जब किसी समूह की आवश्यकताएं व्यक्ति की आवश्यकताओं में मतभेद की स्थिति पैदा होती है तब द्वंद्व पैदा होता है। जब दो समूह अवश्य होते हैं जिनका आधार भाषा, व्यवसाय या धर्म होता है कि जैसा, इन समूहों में द्वंद्व पैदा होता है जो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे कि कारक क्या होते हैं इसके। तो कारण है फैमिली, फिर है हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट, उसके बाद है हमारा पर्सनल फेलियर्स, कल्चर, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। तो जितने भी हैं ये द्वंद्वों के कारण हैं। फिर आता है कि हमारे इसके बचाव क्या होते हैं। बचाव में क्या होते हैं, जो भी परिस्थिति होती है आपकी लाइफ में उसका जो होता है हमें पालन किया जाना चाहिए।
जो द्वंद्व की परिस्थिति उत्पन्न होती है, द्वंद्व की परिस्थिति को तुरंत हटा देना चाहिए। द्वंद्व के समाधान के लिए दूसरी पार्टी के को प्रमापों की सहायता से राजी कर लेना चाहिए तुरंत के तुरंत, चाहे जो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए उसके साथ ज़्यादा। द्वंद्व की जो परिस्थिति होती है उसमें समाधान की तलाश संयुक्त रूप से होनी चाहिए। समाधान पर सभी की सहमति होनी चाहिए, सुखद रूप से होनी चाहिए, खुशी खुशी। कई बार तो ऐसा होता है कि द्वंद्व के समाधान के लिए वार्ताओं का होना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। टॉकिंग्स का सौदेबाजी जिसे आप कहते हैं बार्गेनिंग। द्वंद्व के समाधान के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि तीसरी पार्टी की सहायता, हेल्प भी लेनी पड़ती है, या फिर उस मामले को तय करने में इस पार्टी को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। समस्या का हल ढूंढने के लिए तीसरी पार्टी दोनों समूहों के तर्कों को सुनती है, फिर अपना निर्णय लेती है और दोनों पार्टियों की परस्पर सहमति हासिल की जाती है। द्वंद्व के समाधान के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सख्ती से पालन किए जाने चाहिए। तो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं कि द्वंद्व, प्रतिस्पर्धा और सहयोग क्या होते हैं, और आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगे सारे पॉइंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आपने मेरे सारे पॉइंट्स ध्यान से देखे होंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम।